नमस्कार। मन की आवाज़ चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है जब जागो तब सवेरा। वाराणसी की तंग गलियों में एक पुराना मगर भरा पूरा घर। दीवारों पर समय की चुपचाप लकीरें थी, पर अंदर एक परिवार की हलचल हर रोज महसूस होती थी। इस घर में रहते थे कैलाश नाथ जी और सुनीता जी, एक सच्चे भारतीय दंपति। जीवन की दौड़ में कई पड़ाव पार कर चुके थे दोनों। ऊपर के मंजिले में बेटे बहू और नीचे के मंजिले में दोनों बुढ़ापे की छाँव में एक दूसरे का सहारा बने थे। कैलाश नाथ जी एक सरकारी स्कूल में शिक्षक थे। पूरे जीवन उन्होंने ईमानदारी, अनुशासन और संस्कारों की शिक्षा ही दी थी, न केवल स्कूल में बल्कि अपने बेटे को भी, जो अब एक अच्छी प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था। और वहीं कैलाश नाथ जी रिटायर हो चुके थे। शाम के लगभग 7 बजने को थे। अंधेरा घिरने को था। सुनीता जी अपनी संध्या आरती में लगी थी कि तभी घर का दरवाज़ा खोलकर मेधा घर में दाखिल हुई। हल्के कदमों से सीढ़ियाँ चढ़ती हुई अपने कमरे में पहुंची ही थी कि उसके हाथ में ढेर सारे शॉपिंग के बैग्स देखकर मोहित उस पर बरस पड़ा। इतनी देर में कहाँ से आ रही हो? फूटी किस्मत है मेरी जो तुम जैसी पत्नी पल्ले पड़ी है। अरे, घर के खर्चों को थोड़ा तो कंट्रोल करो। जब देखो शॉपिंग के लिए निकल पड़ती हो। आखिर कितना कमा लेता हूँ मैं, न जाने कब तुम्हारी ये फिजूल खर्चे बंद होंगे। पहले भी तुम्हें समझाया था मैंने कि यूं पैसे खर्च मत किया करो, लेकिन तुम्हारी समझ में आता कहाँ है। मेरी भी एक सीमा है। क्या अब सब कुछ तुम लोगों पे लुटाता रहूं क्या मैं? मोहित की बात सुनकर मेधा मुंह बनाते हुए बोली, मुझे ही सुनाए जा रहे हो। एक तो ठेले भर का ही कमाते हो, उसमें भी बचत करने के लिए कह रहे हो। मेरा भी मन करता है नए नए कपड़े पहनने का, शॉपिंग करने का। आखिर इस महंगाई के दौर में कहाँ से बचत करूं मैं? मेरी भी कुछ इच्छाएं होती हैं। यूं ही घुट घुट कर मरती रहूं क्या मैं? मेधा नाराजगी के साथ बराबर जवाब देते हुए बोली। मेधा की बात सुनकर मोहित का गुस्सा और बढ़ गया। अरे, कम से कम पहले बचत तो होती थी, अब तो वो भी नहीं है। अचानक कोई खर्चा आ गया तो कुछ भी नहीं है हमारे पास। ऐसा तो है नहीं कि कमाई कम हो गई है। बच्चे के खर्चे, घर के खर्चे और आटा चावल सब कुछ इतना महंगा है। महीने के आखिरी में इन सब चीज़ों के लिए चिक चिक शुरू हो जाती है। कमाई तो मेरी उतनी ही है, लेकिन खर्चे बहुत बढ़ गए हैं। दोनों पति पत्नी आपस में एक दूसरे पर चिल्ला रहे थे और दोनों की चिल्लाने की आवाज़ें नीचे बैठे कैलाश नाथ जी और उनकी पत्नी सुनीता जी के कानों में तक आ रही थी। आवाज़ें इतनी तेज़ थीं कि सुनीता जी का ध्यान पूजा में नहीं लग पा रहा था। वे पूजा घर से उठकर कमरे के बेड में बैठ गई। झगड़े का कारण दोनों जानते थे, लेकिन फिर भी दोनों शांति से बैठे हुए थे। वैसे भी अब दोनों ने इन बातों पर ध्यान देना छोड़ दिया था। सुनीता जी की आंखों में एकाएक आंसू आ गए। वो छत की ओर भावशून्य होकर देखने लगी। उन्हें कुछ महीने पहले की बातें याद आने लगी और अगले ही पल वो अतीत के समंदर में गोते खाने लगी। सुनीता जी का बेटा मोहित प्राइवेट कंपनी में काम करता था और बेटी शादी कर खुशहाल जीवन जी रही थी। मोहित अपने कॉलेज की फ्रेंड को पसंद करता था। खुले विचारों वाले कैलाश नाथ जी और सुनीता जी ने बिना किसी विरोध के बेटे के प्यार को बहू के रूप में स्वीकार कर लिया। बेटे की शादी को लेकर उन्होंने वर्षों से सपने संजो रखे थे। जब मेधा बहू बनकर उनके घर आई थी तो लगता था जैसे उनके जीवन में सचमुच लक्ष्मी आ गई हो। शादी बड़ी धूमधाम से हुई। पूरे मोहल्ले भर में मिठाइयाँ बटीं, ढोल नगाड़े बजाए गए। सुनीता जी ने जब मेधा को पहली बार अपनी
बहू के रूप में देखा तो उनकी आंखें नम हो गई। बार बार ईश्वर को धन्यवाद करती और कहती, हे ठाकुर जी, तूने हमारी झोली खुशियों से भर दी। मेधा ने रसोई को अपने तरीके से संवारा, पूरे घर की अच्छे से सजावट की। पूरे घर में नई जान सी आ गई। सुनीता जी ने सबके सामने कहा था, हमारी मेधा तो लक्ष्मी है, सच्ची बहू का रूप। कैलाश नाथ जी भी घर के खर्चे में पूरा सहयोग देते। घर के ऊपर वाले 3 कमरे उन्होंने किराए पर दे रखे थे। घर का राशन, पानी का बिल, बिजली का बिल, दूध के पैसे, गैस के पैसे सब कैलाश नाथ जी की पेंशन से ही होता। इसके अतिरिक्त अपने खर्चों के लिए उनको मोहित पर निर्भर नहीं होना पड़ता था। मोहित तो महीने के एक मुश्त 10,000 रुपये देकर फ्री हो जाता था, इसलिए उसके सारे पैसे की सेविंग हो रही थी। अब सेविंग हो जाती तो मोहित और मेधा को लगता कि हम सब खर्चा उठा सकते हैं और इसके बावजूद भी अच्छी खासी सेविंग कर सकते हैं। ऊपर से कैलाश नाथ जी और सुनीता जी भी सबके सामने अपने बेटे बहू की ही तारीफ करते कि कैसे उन दोनों ने पूरा घर संभाल रखा है और वो दोनों मज़े से पोते संग अपनी ज़िंदगी जीते हैं। बस यही सब सुन सुनकर और महीने की सेविंग देख देख कर दोनों का धीरे धीरे घमंड बढ़ने लगा। और जब घमंड बढ़ने लगा तो अपने सामने अपने माता पिता उन्हें छोटे नज़र आने लगे। उन्हें ये लगने लगा कि माता पिता को तो वो पाल रहे हैं। इसी के चलते उन लोगों ने धीरे धीरे माता पिता का अपमान तक करना शुरू कर दिया। उनके खर्चों पर रोक टोक करना शुरू कर दिया। सुनीता जी की आदत थी शरद पूर्णिमा के दिन घर में कथा और भजन संध्या करवाने की, लेकिन उस दिन कैलाश नाथ जी घर पर नहीं थे। उन्होंने मेधा से कहा, बहू, शाम को मोहल्ले की औरतें आएंगी भजन कीर्तन करने। तुम्हारी मदद के लिए मैंने आज कजरी को आने को कहा है। वैसे मैं भी मदद करवा दूंगी, तुम बस अच्छे से तैयार हो जाना और सभी का अच्छे से स्वागत करना। सुनीता जी की बात सुनकर मेधा ने मुंह पर कड़वाहट लाते हुए कहा, मम्मी जी, ये क्या फालतू की आफत पाल रखी है आपने। हर शरद पूर्णिमा पर ये सब करना जरूरी है क्या? कितना फालतू का खर्चा हो जाता है इन सब में, आपको कुछ पता भी है? ये सुनकर सुनीता जी कुछ कहने को हुई कि इतने में मोहित भी उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए बोला, मम्मी सही तो कह रही है मेधा, ऐसी फालतू चीज़ों पर खर्चा क्यों करती हो? अब तो छोड़ दो ये सब चीज़ें, अब खर्चे भी बढ़ने लगे हैं। ऐसे ही फालतू खर्च करते रहे तो एक दिन सड़क पर आ जाएंगे हम सब। लेकिन बेटा, जब तू छोटा था और एक बार बहुत बीमार पड़ गया था, मैंने तेरे ठीक होने की मन्नत मांगी थी और इस दिन घर में कीर्तन भजन करवाने का संकल्प लिया था। बस तब से ही ये नियम बना हुआ है, जब तक कर सकती हूँ तब तक करने दो, जिस दिन नहीं कर पाई तो नहीं करूँगी। सुनीता जी की बात सुनकर मेधा और मोहित मुंह मोड़ते हुए अपने कमरे में चले गए। शाम को पूरा मोहल्ला, रिश्तेदार और आस पड़ोस की महिलाएं घर में जमा थी। दिए जल रहे थे, फूलों से सजावट थी और भजन गूंज रहे थे। सुनीता जी ने जैसे ही बहू मेधा को आवाज़ दी, बेटी जरा तुलसी के पास दिया रख आना तो, लेकिन मेधा की तरफ से कोई आवाज़ नहीं आई और ना ही तुलसी में दिया रखा गया। कुछ देर बाद सुनीता जी ने फिर से मेधा को आवाज़ दी। इस पर मेधा ने गुस्से में जवाब दिया, आपको हर काम के लिए केवल मैं ही दिखती हूँ क्या? अरे इतने लोग आए हैं, किसी को भी कह देती दिया रखने को, लेकिन नहीं, आपको तो बस मुझे परेशान करने में मज़ा आता है। जितने भी लोग आए थे
सभी एक दूसरे को देखने लगे और चुप हो गए। भजन रुक गया। सुनीता जी बात को संभालते हुए मुस्कुराकर बोली, बेटी, ये परंपरा है, हम हर साल करते हैं और दिया घर की बहू ही रखती है। लेकिन मेधा वहीं बीच महफिल में चिल्ला उठी, आपकी ये परंपराएं सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए हैं। असल में तो आप हर बात में मुझे नीचा दिखाना चाहती हैं। क्या मैं नौकरानी हूँ जो हर वक्त आपके कहने पर दौड़ती रहूँ? आप बहू को बहू नहीं, सिर्फ एक नौकरानी समझती हैं। इसके बाद सुनीता जी कुछ नहीं बोल पाई। मोहित भी वहीं खड़ा था, सिर झुकाए, लेकिन उसने भी मेधा को कुछ नहीं कहा। सुनीता जी के चेहरे पर हल्की सी हंसी आई, लेकिन आंखें नम हो गई। उन्होंने कुछ नहीं कहा सबके सामने, बस इतना ही कह पाई, माफ़ करना बहू, मुझे आदत है ये सब करने की। लाओ, मैं खुद दिया तुलसी में रख देती हूँ। तुम्हें तकलीफ़ होती है तो अगली बार से मैं याद रखूँगी। महफिल ख़त्म हो गई, लोग जाने लगे, लेकिन जो इज्जत सुनीता जी ने बरसों में कमाई थी, उसमें उस दिन एक गहरा छेद लग गया। महिलाएं एक दूसरे का चेहरा देखने लगीं। किसी ने कुछ नहीं कहा, पर सब समझ गए कि इस घर की इज्जत पर एक दरार आ चुकी है। महफिल जैसे तैसे खत्म हुई। रात को मोहित ने मेधा से कहा, आज जो तुमने माँ से कहा वो सही नहीं था। मेधा ने पलटकर जवाब दिया, अगर तुम्हारी माँ मुझे इज्जत देंगी तभी मैं भी दूंगी। मैं उनकी गुलाम नहीं हूँ। आए दिन ये अपनी मनमानी करती हैं। सुनीता जी सब सुन रही थी और बार बार भगवान को धन्यवाद दे रही थी कि अच्छा हुआ कि मोहित के पिता यहाँ नहीं हैं, वरना शायद। ऐसे तैसे सुनीता जी ने रात काटी। सुबह सुनीता जी जल्दी उठी, आंगन साफ किया, तुलसी को पानी दिया और साइलेंटली भगवान के आगे हाथ जोड़ दिए। आंखों में आंसू थे, पर चेहरे पर कोई शिकायत नहीं। वो रसोई में गई, चाय बनाई और खुद ही कपड़े धोने लगी। आज मोहित के पिता आने वाले हैं, सोचकर कमरे की सफाई करने लगी। कैलाश नाथ जी आए तो सुनीता जी की पथराई आंखें देखकर समझ गए कि कुछ न कुछ बात तो जरूर हुई है। उन्होंने सुनीता जी से जानने की कोशिश की, लेकिन सुनीता जी ने उन्हें कल की घटना के बारे में कुछ नहीं बताया। लेकिन कैलाश नाथ जी को उनकी चुप्पी असहज लग रही थी। वो मोहित और मेधा से बात करने वाले ही थे कि सुनीता जी ने उन्हें रोक दिया और कहा, मैं क्या कह रही हूँ जी, अपनी मानसी को आए हुए बहुत दिन हो गए हैं। अब तो उसकी याद आने लगी है। सोच रही हूँ कि उसे 7-8 दिन के लिए अपने पास बुला लूँ। ये सुनकर कैलाश नाथ जी हंसते हुए बोले, तुम्हारी बेटी भी तुम्हारी तरह ही अपने ससुराल में रमी हुई है। इतने दिन के लिए आएगी भी या नहीं? मैं एक काम करती हूँ, उसे फ़ोन लगा करके बोल देती हूँ, फिर वो जितने दिन के लिए कहेगी उस हिसाब से मीनू डिसाइड कर लेती हूँ और फिर उस हिसाब से सामान भी मंगा लेती हूँ। अपने हाथों से अपनी बेटी को बनाकर खिलाऊंगी। अभी वो दोनों बातें कर ही रहे थे कि मेधा ने सुन लिया और उसने मोहित से जाकर ये बात कह दी। बस फिर क्या था, मोहित और मेधा तमतमाते हुए कैलाश नाथ जी के कमरे में आए और बोले, पापा, मैं क्या सुन रहा हूँ, आप मानसी को 8-10 दिन के लिए यहाँ बुला रहे हो? हाँ बेटा, तेरी मम्मी कह रही है कि बहुत दिनों से मानसी आई नहीं है तो उसकी याद आ रही है, तो बस इसीलिए हम दोनों अभी यही डिसाइड कर रहे थे। बस आप लोग फालतू हैं तो दुनिया को फालतू समझते हो। यहाँ बैठकर बस फालतू के प्लान बनाते रहते हो। एक बार हमसे पूछ तो लेते। मोहित ने कहा, बेटा कैसे बात कर रहा है तू?
अपने पापा से, और तुझसे क्या पूछते? अपनी बेटी को बुलाने के लिए भी तुझसे इजाज़त लेनी पड़ेगी क्या? सुनीता जी ने कहा। हाँ, बिल्कुल लेनी पड़ेगी। खर्चा हम लोग करते हैं, आपकी तरह यहाँ बैठकर मुफ्त का नहीं खाते। मेधा ने कहा। ये सुनकर तो कैलाश नाथ जी और सुनीता जी दोनों सकते में आ गए। 1 मिनट, तुम्हें ये गलत फहमी कैसे हो गई कि तुम लोग हमारा खर्चा उठाते हो? अगर हम ये कहते हैं कि हमारे बेटे बहू ने पूरा घर संभाल रखा है, इसका मतलब ये नहीं है कि सारे खर्चे तुम उठाते हो। और अगर इतनी ही गलत फहमी है तो अपने आप शराफत से अलग हो जाओ। हम अपना खर्चा खुद उठा लेंगे। कैलाश नाथ जी ने गुस्से से कहा। हाँ, तो कौन रहना चाहता है आपके साथ? हम तो खुशी खुशी अलग हो जाएंगे। आखिर फ्री का पैसा नहीं आता है हमारे पास, मेहनत करनी पड़ती है उसके लिए। कब तक आप लोगों का खर्चा उठाते रहेंगे हम? और फिर भी कोई एहसान नहीं है। मेधा अपनी रौब में बोली। ठीक है बेटा, जैसे तुम्हारी मर्जी, कहकर कैलाश नाथ जी ने उसी समय किराएदारों को घर खाली करने के लिए कह दिया। जब 3 दिन बाद किराएदारों ने घर खाली किया, उसके बाद मोहित और मेधा को ऊपर वाले कमरों में शिफ्ट कर दिया और खुद सुनीता जी के साथ नीचे रहने लगे। शुरू में तो दोनों को बहुत अच्छा लगा, वो दोनों और उनका छोटा सा बेटा, बस। लेकिन 4 महीने बीतते बीतते अब दोनों को असलियत पता चल रही थी। अब जाकर आटे दाल का भाव पता चल रहा था। कभी सिलेंडर तो कभी बिजली का बिल, कभी सब्जियां तो कभी घर का राशन, छोटे बच्चे के साथ आए दिन के खर्चे। दिन में ही दोनों को तारे नजर आने लगे थे। आए दिन दोनों में चिक चिक शुरू होने लगी। और आज मेधा फिर से अपनी शॉपिंग कर आई थी, इसलिए दोनों के बीच बहस छिड़ी हुई थी। तभी कैलाश नाथ जी ने सुनीता जी को बिजली का बिल पकड़ाया और ऊपर देने आने को कहा। सुनीता जी ने कैलाश नाथ जी की तरफ देखा और पूछा, क्या करूं? अभी जाऊं क्या उन लोगों के पास? अब जाना तो पड़ेगा ही। तुम ही जाकर देकर आओ तुम्हारे सपूत का ये पर्चा, कैलाश नाथ जी ने जवाब दिया। पर उसके पास पैसे, कहते कहते एक पल के लिए तो सुनीता जी उनकी तरफ देखने लगी, पर जैसे ही पुरानी बातें दिमाग में आने लगी तो चुपचाप पर्चा मतलब बिजली का बिल उठाया और सीधी सीढ़ियाँ चढ़ते हुए ऊपर जाने लगी और सोच रही थी, कहाँ से करेगा मोहित इतना सब? कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी कभी ऐसी हालत होगी। खैर, अभी दोनों चिक चिक करके मुंह फुला कर बैठे ही थे कि इतने में सुनीता जी ने दरवाज़ा खटखटाया। मोहित ने जाकर दरवाज़ा खोला तो सुनीता जी को खड़ी देखकर हैरान रह गया। इससे पहले कि वो कुछ बोलता, सुनीता जी ने बिजली का बिल निकालकर उसे देते हुए कहा, बेटा, ये बिजली का बिल आया है, इसे समय पर जमा करवा देना, पिछली बार की तरह लेट मत करना। कहकर वो वापस नीचे आने लगी। ये क्या है? मजाक कर रही हो मम्मी तुम? 7,000 रुपये का बिल। 7,000 रुपये का नाम सुनते ही मेधा भी खड़ी हो गई, पर सुनीता जी ने जवाब नहीं दिया। वो चुपचाप नीचे उतर आईं। अब मोहित और मेधा भी उनके पीछे पीछे नीचे आ गए और नीचे आते ही मेधा बोली, ये क्या है पापा जी? आपने ये बिजली का बिल हमारे पास क्यों पहुंचा दिया? हम क्यों आपका बिल भरेंगे भला? बिजली आप फूको और पैसे हम दें। उसकी बात सुनकर कैलाश नाथ जी बड़ी ही शांति से बोले, देखो बहू, हमारे हिस्से का बिल हम दे रहे हैं। ये तो तुम्हारे हिस्से का बिल है,
तुम शायद भूल रही हो कि दोनों माले के मीटर अलग अलग हैं। अरे तो 7,000 रुपये, क्या हम अकेले ही 7,000 रुपये की बिजली फूंक गए? जरूर आपका बिल भी उसी में मिला हुआ होगा। कुछ न कुछ गड़बड़ कर रखी होगी आपने। मेधा अभी भी मानने को तैयार नहीं थी। कैलाशनाथ जी मुस्कुराकर बोले, बहू, बिजली वालों को बुला लो, वो चेक करके बता देंगे। ये जो तुम रात रात भर टीवी देखती हो, एसी चालू करके छोड़ जाती हो, बिना ज़रूरत के भी हर कमरे में लाइट जलती रहती है, तो बिजली का बिल इतना आएगा ही ना। वैसे भी 7,000 तो बहुत कम है। कई बार तो 9,000, 10,000 का बिल आता था और मैं चुपचाप बिल जमा करा दिया करता था। अब तो मेधा की आवाज़ तक नहीं निकल रही थी। इधर मोहित से भी कुछ कहते नहीं बन रहा था। फिर मोहित ने थोड़ा हिम्मत करके कहा, पापा, हमें अपनी गलती का एहसास है। क्या हम लोग वापस पहले की तरह साथ रह सकते हैं? ये सुनकर कैलाशनाथ जी ने कहा, नहीं बेटा, मैं ये गलती अब नहीं करूँगा। जब तक जिंदा हूँ स्वाभिमान से ही रहूँगा और अपनी पत्नी को भी स्वाभिमान से जीने दूँगा। मैं तुम दोनों को ये गलतफहमी पालने का मौका बिल्कुल नहीं दूँगा कि तुम लोग हमें पाल रहे हो। इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं कहना। अगर तुम दोनों की बातें हो गई हों तो तुम लोग जा सकते हो। हम दोनों पति पत्नी को यहाँ पास मंदिर में जाकर ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुलाना है। हमारे पास वक्त नहीं है। उनकी बात सुनकर आखिर दोनों अपना सा मुँह लेकर चुपचाप वहाँ से निकल गए। धन्यवाद दोस्तों। कहानी पसंद आई हो तो कमेंट, लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।